हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीएस लॉन्चर चैनल पे। मैं स्वधा मिश्रा और मैं आप सबको पढ़ाऊँ पॉलिटी। पॉलिटी हम सब पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये कोर्स आप सबको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो वो क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी से हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम कभी कभी तो 10-15 क्वेश्चन भी चले जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे बना, तब से लेके आज तक में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स जो आए थे वो रूलिंग के पर्पज से नहीं आए थे, वो एज अ ट्रेडर आए थे 1600 एडी के अराउंड। और वो क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेके आए थे, ट्रेड विद इंडिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की, अपनी मिलिट्री पावर, अपनी पॉलिटिकल पावर मजबूत की, उसको स्ट्रेंथन किया, क्योंकि उन्हें इतना प्रॉफिट हो रहा था। उस प्रॉफिट को उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में। तो धीरे धीरे उन्होंने लोकल जो रूलर्स थे उनकी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 दीवानीज थीं, ये 3 प्रेसिडेंसीज थीं, 3 एरियाज थे। इनके जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, टैक्स कलेक्शन के राइट्स, वो कंपनी को मिल गए थे। तो कंपनी के हायर ऑफिशियल्स जो ब्रिटेन में थे, उनको लगा था कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि कंपनी लॉस में चलती चली गई। और जो ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स थे, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स इंडिया में थे, वो अमीर होते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया। तो इस करप्शन को रोकने के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स थे, जो ओनर्स थे, वो वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की गवर्नमेंट के पास गए। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने तो भेजा था बिजनेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए था प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये तो उल्टा हो गया। अब ये उल्टा हो गया तो गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी समझा ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों को, के काम को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लॉ, बहुत सारे एक्ट बनाए टू रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया। तो उस सीरीज में हमारा पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये पहला स्टेप था टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इस एक्ट से इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी। यहीं से हमारी जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज हैं उनकी पावर को जो है सेंट्रलाइज करके एक जगह एकत्रित करना स्टार्ट किया गया था। ऐसा कैसे हुआ था? 1773 के टाइम पे 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो 3 कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में ये किया गया, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी उनको बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर की। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का एक ऑफिस बनाया गया जो स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसर्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए था। इससे उनकी आंसरेबिलिटी बढ़ती कंपनी के प्रति और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इसी एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही अंडर, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। टोटल 4 जजेस थे। नेक्स्ट आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया?
क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, उससे बहुत ज़्यादा कुछ खासा असर नहीं पड़ रहा था। तो फिर से रेगुलेशन और बढ़ाने के लिए और अच्छे से कंट्रोल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इस एक्ट से इंडिया में डबल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई। डबल गवर्नमेंट मतलब इसके पहले 1773 में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का ऑफिस बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1784 के अंडर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक और ऑफिस बनाया गया। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का ऑफिस था, इसे अथॉरिटी दी गई, पावर दी गई कि ये सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 वाला था, उसको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कर दिया गया। और इस एक्ट के अंडर फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंपनी के टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कंपनी के ऑफिसर्स बात सुन नहीं रहे थे और कंपनी के ऑफिसर्स को अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट को ये कहना बहुत ज़रूरी हो गया कि वो जो कंपनी के टेरिटरीज हैं उनको ब्रिटिश टेरिटरीज बोले, ब्रिटिश पोजेशन बोले, कि वो ब्रिटिश के अधिकार में आती हैं, वो गवर्नमेंट के अधिकार में आती हैं। इसी सीरीज में हमारा आता है चार्टर एक्ट 1833। इसके पहले भी कई सारे चार्टर्स आए हैं, लेकिन वो सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हमें उन्हें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सेंट्रलाइजेशन का स्टेप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। मतलब यहाँ पे ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था चार्टर एक्ट 1833 में। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। अभी तक रीजन्स की बात होती थी, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ये सारी चीज़ें अलग अलग की बात होती थी, लेकिन अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब इंडिया की बात हो रही है, रीजन्स की अलग अलग बात नहीं हो रही है। अब क्या हुआ, जो इस एक्ट के अंडर, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर में जो लॉज बने उन्हें एक्ट्स कहा जाने लगा। इसके पहले कि जितने भी एक्ट्स आए थे, रेगुलेशंस थे, उनके अंदर जितने भी लॉ बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, एक्ट किसी को भी नहीं कहा जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस एक्ट में ये हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। उससे कॉमर्शियल राइट्स भी छीन लिए गए कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, वो भी ब्रिटिश इंटरेस्ट के नाम से। मतलब कि ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती थी। फिर इसी सीरीज में नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंट्रोडक्शन। इसके पहले जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते थे वो ओपन फॉर ऑल नहीं होते थे, कोविनेटेड सर्विसेज होती थी। एक कॉलेज होता था, उस कॉलेज में एडमिशन लेना होता था और वो भी इंडियंस डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, उन्हें किसी न किसी की सिफारिश लगती थी, किसी हायर ऑफिसर्स की सिफारिश लगती थी। उसके बाद वो एडमिशन लेके सिविल सर्वेंट या ऑफिसर बन सकते थे कंपनी में। इस एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क था, कि मतलब काम अलग लोग करेंगे, नियम कानून अलग लोग बनाएंगे, उसको पहली बार अलग अलग किया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसको डिवाइड किया गया कि इतने लोग ये काम करेंगे, इतने लोग ये काम करेंगे। फिर गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स भी बढ़ाए गए। मतलब कि अब जब तक अभी जो है उसमें 6 और मेंबर्स को ऐड किया गया। चार्टर एक्ट 1853 हमारा लास्ट चार्टर था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क को सेपरेट किया गया था और ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर ऑल किया गया था। कोविनेटेड सिविल सर्विसेज यहाँ पे खत्म की गई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जो है चार्टर एक्ट के लास्ट चार्टर के 5 साल बाद ही एक सिपॉय म्यूटिनी होती है, उसे हम इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं 1857 में। तो उससे हुआ ये चीज़ कि ब्रिटिशर्स बहुत डर गए। ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो पकड़ थी वो ढीली पड़ने लगी, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से इंडिया को छोड़ने वाले नहीं थे।
क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल था, चीप लेबर था, मार्केट थी, और उसी टाइम पे ब्रिटेन में और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी। तो इंडिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। जब वहाँ की गवर्नमेंट डर गई, इस सिपाही म्यूटिनी से, इस विद्रोह से बहुत ज़्यादा डर गई, तब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। इस एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा। ऐसा किस लिए कहा? कि यहाँ से आंसरेबिलिटी बढ़ाने की बात की गई और धीरे धीरे करके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाने की शुरुआत यहीं से हुई। फिर यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को पॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट लाई गई। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। अब ये वायसराय ऑफ इंडिया का काम क्या था? वायसराय ऑफ इंडिया हमारे जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए आंसरेबल थे। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अब ये नया टर्म आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो ये नया ऑफिस बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था जो इंडिया में सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई थी और ये काउंसिल जो भी डिसीजन लेती उसको मानने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया जो था वो बाउंड था। सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल नहीं थी, जो भी डिसीजन, जो भी एडवाइस देती वो उसको मानना ही मानना पड़ता। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। सारी की सारी पावर्स डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। तो अब इंडिया जो है हर मैजेस्टी और हिज मैजेस्टी रूल के नाम से जाना जाने लगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कॉलोनाइजेशन इंडिया का कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से इंडिया का कॉलोनाइजेशन कंप्लीट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी तक जो हमारी वायसराय की या हमारी उसकी काउंसिल थी, गवर्नर की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल, इसमें जो है सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, वो भी सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते थे, कोई भी इंडियन नहीं होता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर में फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया वायसराय के द्वारा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होती थी, ये सिर्फ वहां बैठ के सुन सकते थे क्या प्रोसीडिंग हो सकती, सिर्फ प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे, अपने सजेशंस, अपनी राय नहीं दे सकते थे। ताकि कुछ खास चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया था। यहाँ से इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई थी। तो वो 3 इंडियंस जो नॉमिनेट हुए थे वो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव थे। अब जो सेंट्रलाइजेशन चार्टर एक्ट 1853 में कंप्लीट हो गया था, उसी सेंट्रलाइजेशन को फिर से 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन पहले जैसे नहीं था। यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप प्रोविंसेस को उनकी पावर रिस्टोर की गई, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स उनमें इंट्रोड्यूस की जिनके पास नहीं थी। सारा काम इसी एक्ट के अंदर नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग की गई। तो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहला काम हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की थी उनको वापस कर दी गई और पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन मिली इंडिया में। पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट लॉर्ड कैनिंग को जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी जैसे हम लोग देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट एक किसी पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर को या एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को दे देना और वो उसकी सारी प्रोसीडिंग, सारे काम देखता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडिया में वायसराय को ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर दी। सेम ऑर्डिनेंस जो आज हमारे प्रेसिडेंट इशू करते हैं, वही ऑर्डिनेंस की पावर तब वायसराय को थी। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था,
तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्ट्रांग बनाने की बात हुई, उन्हें थोड़ी सी और पावर दी गई कि वो सिर्फ पार्टिसिपेट ही ना कर सके, अब वो बजट डिस्कस भी कर सकते थे और गवर्नमेंट से क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। हालांकि सजेशंस अभी भी गवर्नमेंट मानेगी नहीं मानेगी ये पूरी तरीके से उनके ऊपर था, गवर्नमेंट के ऊपर था, बट बजट डिस्कस करने की और क्वेश्चंस पूछने की कि ये एलोकेशन इतना क्यों हो रहा है, इतना यहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने की परमिशन दे दी गई थी। पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन से स्टार्ट किए गए, लेकिन इलेक्शन वर्ड का कहीं यूज नहीं हुआ। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, जो नॉन ऑफिशियल सीट्स होती थी दोनों जगह, सेंट्रल और स्टेट स्टेट्स में, स्टेट्स क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस में, उनमें जो है जो जमींदार होते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते थे, इन सब के सजेशंस, नॉमिनेशंस लिए जाने लगे। तो यहाँ पे इसको समझा गया लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर इलेक्शन, लेकिन अभी भी इस एक्ट में भी कहीं भी इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? पहली बार सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स दिया गया था कि एक एरिया से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही वोट दे सकेंगे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो, जो उस वक्त के वॉइसरॉय थे, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेवल पे भी प्रोविंशियल लेवल पे भी, दोनों के मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए थे। प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस के लिए अलग अलग नंबर्स थे जो वेरी करते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज था। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसकी बात की गई थी जब गुड गवर्नमेंट एक्ट लाया गया था। वो अब सीधे सीधे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का? इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। ये एक्ट भी प्रीवियस एक्ट की तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। इस एक्ट के अंडर में जो सेंट्रल के कंट्रोल था ओवर प्रोविंसेस, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। कैसे रिलैक्सेशन देने के लिए? जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको बांट दिया गया था। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी के टाइम पे एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट पे जो कानून बनाने का, जो लॉज बनाने का, जो एक्ट्स बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का होता है। और जो स्टेट लिस्ट होती है उस पे जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। लेकिन ये तो लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा लीनियंट कैसे हो सकती है? उन्होंने प्रोविंसेस को अलग से सब्जेक्ट्स तो दे दिए, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में कर दिया। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें लॉ बना सकती थी प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनको वायसराय के लिए स्पेशली रिजर्व कर दिया गया कि वो उस पे लॉ सिर्फ वायसराय बना सकेंगे। फिर हमारा आता है इसी एक्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकेमरलिज्म इन इंडिया हुआ था। लोअर हाउस और अपर हाउस आया था। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली
और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। ये सेम ऐसे है, लोअर हाउस आज की लोकसभा, अपर हाउस आज की राज्यसभा। ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर होते थे, लेकिन 1919 के एक्ट में 6 में से 3 मेंबर्स को कंपल्सरी कर दिया गया है कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स इंडियन ही होंगे। और इस एक्ट के अंडर में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिला था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम सेंट्रल पब्लिक कमीशन की स्थापना हुई और प्रोविंसेस के लिए एक अलग बजट दिया गया। सेंट्रल बजट से अलग बजट प्रोविंसेस को दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसी कोर्स के नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आप अपनी नोट्स बना लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।